हे दोस्तों, बात करेंगे आज i20 के बारे में। तो i20 का 2026 न्यू जनरेशन मॉडल ब्राज़ील के अंदर ऑलरेडी डेब्यू हो चुका है। आपने ऑलरेडी इसके डिज़ाइंस, इंटीरियर, फीचर्स वगैरह देखे होंगे। बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि सेम ही स्पेक के अंदर इंडिया में भी आपको कम प्राइसिंग में ये गाड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉन्च के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये गाड़ी इसी साल लॉन्च होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये गाड़ी इंडिया में आएगी ना, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज इसके डायमेंशन में होगा। ब्राज़ील में जो i20 लॉन्च हुई है उसमें आपको 4 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ मिलती है। उसी सेम गाड़ी को अगर इंडिया में सीधा लॉन्च किया जाएगा तो टैक्सेस की वजह से, यहाँ पर टैक्स रूल थोड़े से अलग है। अगर कोई भी गाड़ी इंडिया में 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी है तो उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा एंड इवेंचुअली जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो भी ज़्यादा पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हुंडई के लिए गाड़ी बेचने में दिक्कत होगी। आप ही मुझे बताओ, सेम ही प्राइस में अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है तो क्यों आप फालतू में वो पैसा एक हैचबैक के अंदर खर्च करेंगे? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि हुंडई फिक्स करेगी। तो थोड़ा सा टाइम लेगी हुंडई। आई फील लाइक कि 2027 के मिड में या फिर एंड में इस गाड़ी का जो इंडियन वर्जन है वो लॉन्च होगा। और क्या डिफरेंस रहेगा? सबसे पहले डायमेंशन को थोड़ा सा कम किया जाएगा। अभी एक्चुअली डायमेंशन को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, दैट इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली i20 बड़ी नहीं थी बाहर के देशों में। बाहर के देशों में एक्चुअली 4 मीटर से ज़्यादा थी, लेकिन डिफरेंस काफ़ी मिनिमल था। इस बार 135 की आपको एक्स्ट्रा लेंथ मिलती है, जिसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा एंड बूट स्पेस जो है ना वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये सबसे पहली बात। लॉन्च थोड़ा सा लेट होगा, वेट कर सकते हो तो बढ़िया है। बाकी देखो, गाड़ी की जो एक्सटीरियर है ना उसके डिज़ाइन को देखकर मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्पेशली रेडिट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से लोगों की इसकी डिज़ाइन काफ़ी बुरी लगी। स्पेशली इसका पीछे का डिज़ाइन अगर आप देखते हो तो काफ़ी डिफरेंट लगती है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड वाली वो सीरीज़ देखी होगी, वॉल्टर वाइट की एसयूवी, वैसे ही कुछ आपको लाइट्स मिलेंगे। एस्टेक मॉडल है वैसे वो। अभी शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लगा था डिज़ाइन, लेकिन इसको बार बार देखने के बाद मैं तो यूज्ड टू हो चुका हूँ। आई रियली लाइक इट। स्पेशली जो कनेक्टेड एलईडी वाला स्ट्रिप है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब ये इल्यूमिनेट होती है तो काफ़ी प्रीमियम लगती है एंड जब ये असल में रोड पर दिखेगी, आई एम प्रिटी श्योर कि पीपल आर गोइंग टू लव इट। साइड डिज़ाइन अगर आप देखते हो तो काफ़ी अलग है। अगेन सी पिलर आपको बहुत ही बड़ा मिलता है। ये सिमिलर सी पिलर हमने इग्निस के अंदर देखा था। शुरुआत में वो भी गाड़ी लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ स्पेशली जो साइड डिज़ाइन है ना वो लोगों को पसंद आने लगी। तो इसके साथ भी वैसा ही है, काफ़ी अलग सा आपको सी पिलर डिज़ाइन वगैरह मिलता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में यूज टू होने में टाइम लगे, बट आई एम 100% श्योर कि लॉन्ग रन में कुछ सालों के बाद भी ये जो यूनिक डिज़ाइन है ना ये इजीली आउटडेटेड आपको फील नहीं कराएगी। इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट थिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर फ्यू ईयर्स। बाकी देखो, बड़े सी पिलर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्पेशली सिटी ट्रैफिक के अंदर। और आप पूछेंगे कैसे? सो देखो, हमारे पास इग्निस है, तो इग्निस में क्या दिक्कत है कि जब IRVM में हम साइड व्यू देखने की कोशिश करते हैं, पीछे का साइड व्यू, तो सी पिलर बहुत बड़ा होने की वजह से थोड़ा बहुत व्यू विजिबिलिटी की इश्यूज होते हैं। सो वो चीज़ इसमें भी आप फेस कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। विदाउट ड्राइविंग आई कैन नॉट से एनीथिंग। बट एनीवेज, ओवरऑल जो साइड डिज़ाइन है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत ही बोल्ड लग रही है, मस्कुलर लग रही है, पहले से बड़ी लग रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डायमेंशंस में। अगर आप सामने के साइड में जाते हो तो अगेन कनेक्टेड एलईडी का आपको ये डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगा। और जो ये हेडलाइट है ना वो मुझे काइंड ऑफ किया इंस्पायर्ड डिज़ाइन जैसी लगती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, सच में मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं, बट फॉर मी पर्सनली आई रियली लव्ड इट। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जब ये गाड़ी रोड पर आएगी तो कंपेयर टू इट्स राइवल लाइक ऑल्ट्रोस हो गई या फिर आपकी बलिनो हो गई, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी, एटलीस्ट इसके फ्रंट डिज़ाइन के मामले में। बाकी आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके देख लो कि कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। इंटीरियर में अगर आप जाते हो तो इंटीरियर इसका टॉप क्लास है, मैं बोल रहा हूँ। इतना सुंदर इंटीरियर आपको किसी भी प्रीमियम हैचबैक में इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। सबसे पहले हुंडई की क्वालिटी आपको पता है। आप सबसे सस्ती भी गाड़ी लो, इनकी एक्स्टर हो गई, i10 नियोस हो गई, उनमें भी आपको टॉप क्लास क्वालिटी मिलती है।
इसमें डेफिनेटली वो क्वालिटी कंटिन्यू होगी और फोटोज़ के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि लेदराइट वाली जो फिनिश है ना वो डोर्स में बहुत ज़्यादा दी गई है। तो सेमी लेदराइट फिनिश होगी, हार्ड प्लास्टिक्स भी रहेंगे, लेकिन क्वालिटी लेवल वाइज इसका कोई कंपटीशन नहीं होगा इन दी होल सेगमेंट, ये मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन बहुत ही सही लगा। स्टीयरिंग आपको 3 स्पोक वाला मिलता है, सेंटर में आपको एच टाइप वाली एक डिज़ाइन मिलेगी एंड इसके पीछे आपको कनेक्टेड जो डैश है विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम वो मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही लग रही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 12.3 इंचेस का मिलेगा, लोअर रेंज में आपको 8 इंच का मिलता है और मिड में आपको 10 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो दिया जाता है। फीचर्स वगैरह देखो, वेन्यू में जो भी मिलते थे वो सारे फीचर्स इधर भी आएंगे। एसी वेंट्स का डिज़ाइन मुझे बहुत ही यूनिक लगा, स्पेशली सेंटर में जो एसी वेंट्स है ना वो वर्टिकल शेप के अंदर आते हैं और उसके बीच में वर्टिकली स्टैक्ड आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन जो कंट्रोल्स है ना वो टच बेस्ड है, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बटन बेस्ड देना चाहिए था, क्योंकि ये जो टच बेस्ड है ना ये ड्राइव करते समय इनको ऑपरेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सो आई रियली प्रिफर द बटन बेस्ड वन, बट देखने के अंदर नो डाउट इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एस्थेटिक्स जो है ना इंटीरियर के वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक 10 लाख के नीचे वाली गाड़ी के अंदर बैठे हो। इसके अलावा फीचर्स में ब्रेजिल स्पेक के अंदर एडास आता है, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा आपको मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग है और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन सनरूफ वहाँ पर नहीं आता है। क्या इंडियन मॉडल के अंदर सनरूफ आएगा? दैट इज समथिंग विच इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन। मैं तो चाहूँगा कि ना ही आए, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक सनरूफ। मुझे समझ नहीं आता सनरूफ लेकर आप क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा धूप है तो फालतू में आप मेंटेनेंस में पैसे देंगे। उससे बढ़िया है सनरूफ ना आए, सनरूफ के बदले अगर वो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह कुछ यूजफुल फीचर दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सीटें वगैरह आप देख सकते हो, पीछे के सीट्स भी आप देख सकते हो, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं और लेदराइट फिनिश आपको मिलेगी। काफ़ी सुंदर लग रही है इसकी सीट्स। कंफर्ट वगैरह कैसा होगा वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन करंट वाली जो मॉडल है ना उसका कंफर्ट मुझे काफ़ी पसंद था ऑनेस्टली। सामने वाली सीटों में थाई सपोर्ट टॉलर पैसेंजर के लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट अगेन इट्स अ प्रिटी स्पोर्टी कार, तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस न्यू जनरेशन मॉडल के अंदर भी मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इंजन के अंदर अगर हम आते हैं तो इंजन स्पेक्स तो आपको सेम मिलते हैं एज द करंट मॉडल, लेकिन इसमें जो इथेनॉल कंप्लायंसी है, मुझे पता नहीं एक्चुअल वर्ड क्या है, लेकिन जो इथेनॉल रेटिंग है ना वो आपको E30 तक मिलेगी। कुछ पोस्ट के अंदर ये भी बताया जा रहा था कि इंडिया में जब तक ये गाड़ी आएगी तो कंप्लीट फ्लेक्स फ्यूल वाला आपको इंजन मिलेगा, यानी कि E85 वाला आप पेट्रोल लगा लो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि गवर्नमेंट अनप्लान तरीके से नए नए नॉर्म्स निकालते जा रहे हैं। सो वी रियली डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, राइट। अभी लोग E20 गाड़ी ले रहे थे, अभी लेने से भी डर रहे हैं बिकॉज जो हमारे मिनिस्टर है वो अभी E22 E27 का भी प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा वी रियली डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम होपिंग कि E20 जो पंप है ना उसको एटलीस्ट वो रख दे और E10 अगर वो आगे जाकर दे तो और भी बेहतर है, क्योंकि मेरी गाड़ी E10 है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट स्टिल आगे जाकर एटलीस्ट E20 रखे, इतना ही मैं चाहूँगा और कुछ नहीं। बाकी हाँ, ये जो गाड़ी है ना ये सपोर्ट करेगी हायर ब्लेंड्स ऑफ इथेनॉल, सो वो एक बेनिफिट रहेगा जो भी लोग डर रहे हैं बिकॉज ऑफ इथेनॉल। एंड साथ ही साथ स्पेक्स की बात की जाए तो 1.2 लीटर वाला नेचुरल एस्पिरेटो होगा, जिसके अंदर आपको अराउंड 85 bhp की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क मिलेगा। और जो 1 लीटर का टर्बो इंजन है ना वो आपको एन-लाइन वेरिएंट के अंदर मिलेगा। इवन करंट वाली जो i20 है ना उसमें एन-लाइन वर्जन आता है, टर्बो इंजन बस उसी में आता है। और टर्बो इंजन के साथ उसमें क्या मिलता है आपको? बेटर सस्पेंशन, बेटर स्टीयरिंग एंड ओवरऑल ड्राइविंग फील काफ़ी बढ़िया है। एंड हाँ, ऑटोमेटिक के अंदर DCT ऑप्शन भी उसमें दिया जाता है, तो चलाने के मामले में, ड्राइविंग के मामले में दैट इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड कंपेयर टू द नॉर्मल i20। तो वो सेम स्पेसिफिकेशन आपको इस नए वाले i20 के अंदर भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी नॉर्मल जो 1.2 लीटर वाला इंजन है उसके साथ आपको ऑटोमेटिक में CVT वाला गियरबॉक्स दिया जाएगा और नॉर्मल जो मैनुअल है ना वो तो डेफिनेटली रहेगा। बाकी देखो ओवरऑल मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली व्हील्स के बारे में मैं बताना भूल गया। ये सेगमेंट में पहली गाड़ी होगी जिसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो अलॉय व्हील्स आते हैं ना वैसे ही डिज़ाइन आपको मिलती है, जो कि इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ बहुत ही बढ़िया से मैच कर रही है। और आगे जाकर हुंडई इसका EV वर्जन भी लॉन्च कर सकती है मार्केट डिमांड को देखकर,
एंड ईवी वर्जन भी काफ़ी सही लगेगी। मतलब ये जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना, काफ़ी मॉडर्न है, मुझे तो बढ़िया लगे यार, फिर से मैं बता रहा हूँ। सो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको i20 के बारे में बताना चाहता था। अभी जो भी लोग इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अगले साल तक अगर आप वेट कर सकते हो, देन ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, देखो कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है। अभी इथेनॉल का ये जो झंझट है ना, ये बहुत ही बड़ी झंझट है एक्चुअली। अभी बहुत से लोगों ने E20 कंप्लाइंट गाड़ी रिसेंटली लिए थे, और अभी E85 E100 की न्यूज़ को सुनने के बाद दिमाग खराब हो चुका है उनका। तो इसलिए इस झंझट में मत फंसो, थोड़ा वेट कर सकते हो तो बढ़िया है। और अगर ये गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल के साथ आती है तो और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा ये। सो ये तो सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। बाकी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करना, शेयर भी करना, एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।